नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मास्टर स्ट्रोक पे विश्लेषण करेंगे उस छात्र की तरफ से उठ रही आग का जिसके शोले बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठ रहे हैं। बिहार में रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब ये आंदोलन हिंसक हो रहा है। इसमें हिंसा की एंट्री हो गई है। कहीं ट्रेनें जल रही हैं, कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है या पत्थर वॉर छिड़ गया है, कहीं रेल की पटरी उखाड़ी जा रही है, कहीं ट्रैक को बंद कर दिया गया है। बिहार में छात्रों के इस गुस्से की गूंज अब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। यूपी के प्रयागराज में एक हॉस्टल में छात्रों को पुलिस पीटती हुई नजर आई है। यूपी की राजनीति इसी के इर्द गिर्द अब गर्म हो गई है। छात्रों के गुस्से को शांत कराने के लिए अब रेलवे ने भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों की शिकायत दूर करने के लिए कमेटी बनाई है। लेकिन सवाल है कि छात्रों की शिकायत है क्या, विवाद छिड़ा क्यों है। मास्टर स्ट्रोक में हम रेलवे और छात्रों की जंग की इन डेप्थ पड़ताल आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन आप पहले देखिए कि ये आग आखिर भड़की कैसे। सीबीटी वापस ले, हमारे रेलवे मंत्री अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। 2019 का ये फॉर्म है। चुनाव की लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। ये यूपी और बिहार में छात्रों के गुस्से का उबाल है। मुद्दा नौकरी है, हम लोग क्या करें, घर में भी रहकर तो कोई फायदा नहीं है। और ट्रिगर रेलवे की भर्ती प्रक्रिया है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा बिहार में गदर छिड़ा है। ये बिहार के गया की तस्वीर है, जहां छात्रों का गुस्सा इस ट्रेन पर टूटा। ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए गए। आग इतनी जबरदस्त लगी है कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटे बस उठती चली गई। यहाँ भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरा जोर लगाना पड़ा। सिर्फ आगजनी ही नहीं, गया के रेलवे स्टेशन पर आग के बाद पत्थर की एंट्री हुई। जमकर पत्थर भी बरसे। सिर्फ गया ही नहीं, बिहार के दूसरे शहरों में भी रेलवे पर इसी तरह छात्रों का कहर टूटा है। कहीं पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, कहीं सैकड़ों छात्र ट्रैक पर लेटे हुए हैं, कहीं पुलिस लाठियां बरसा रही है, कहीं पुलिस छात्रों को मनाने में लगी है। नाराज छात्रों ने कहीं पुतले जलाए, कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद सबके नारे लगाए। बिहार के जहानाबाद, हाजीपुर, पटना समेत कई शहरों में ये आग इसी तरह लगी हुई है। हम लोग सर इतना दिन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माँ बाप का सपना लेकर के पढ़ते हैं। 2019 में वैकेंसी निकलता है और 4 साल बाद नरेंद्र मोदी या तो हमारे रेलवे मंत्री कहते हैं कि एनटीपीसी में 4 को रिजल्ट होगा एक लड़का के और बाकी का नहीं होगा। कोई भी ट्रेन आएगा हम लोग इस रास्ता से जाम कर देंगे। जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इसको 2024 तक एक्सटेंड करने का इनका प्लान है और कुछ नहीं है। और इस रूप में एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का सिस्टम बना दिया गया है। एक बार रिजल्ट जारी करते हैं आप मांग तो CBT 2 कैंसिल करना है इनको। दूसरा रिजल्ट जो है वो 20 गुना रिजल्ट जारी करना है। का जमाना है और हम लोग को तुरंत पता चला। छात्रों का ये गुस्सा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आने के बाद भड़का है। और ये आग सिर्फ बिहार में ही नहीं, इसकी आंच यूपी तक पहुंच चुकी है। प्रयागराज में भी छात्र रेलवे की NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके बाद पुलिस और छात्रों की झड़प हुई। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को छात्रों के हॉस्टल पर धावा बोलना पड़ा। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां नौकरी को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पकड़ने के लिए पुलिस हॉस्टल तक में घुस गई। पुलिस के डर से छात्रों ने कमरे बंद कर लिए। इसके बाद पुलिस ने बंदूक के बट से दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की।
ये एक लॉज का नीचे के मंजिल का एक कमरा है। ये देखिए, ये पूरा दरवाजा जो है ये पुलिस ने तोड़ डाला है। ये पूरा दरवाजा इस तरीके से ये बाहर आ चुका है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं। बाहर से बंदूक की बट से जो है ये पूरे कांच तोड़ डाले गए हैं। हम वहाँ पे आंदोलन में गए भी नहीं थे, हमें अपने रूम पे सोए थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन वाले आए, हमारी सबसे पहले खिड़की तोड़े। खिड़की तोड़ने के बाद ऊपर गए, बच्चों को मारे, फिर हमारा दरवाजा तोड़ के हमें भी मारे। उन्होंने जबरदस्ती मारा, हम लोग बाहर गए भी नहीं थे। उसके बाद भी कुछ दोस्तों को मारे कि हाथ में चोट आ गई है, पूरा कांच वाँच तोड़ के चले गए। उसके बाद वही लोगों के मुंह में धंस गया कांच, बहुत बेरहमी से मारे गए और सब लोग डरे हुए हैं। प्रयागराज में हुई इस झड़प को लेकर पुलिस कप्तान की दलील है कि छात्रों को आगे करके कुछ राजनीतिक दलों ने हिंसा कराई है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। ये भी कुछ सूचना कुछ हमारे सूत्रों के द्वारा आई है कि इसमें राजेश सचान नामक जो युवक है वो किसी विशेष पार्टी के द्वारा उसको बल मिल रहा है और ये एक तरह से जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसके बैकग्राउंड में वो इस तरह के साजिश रच रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आती है और किसी भी विशेष पार्टी के संलिप्त होने की सूचना मिलती है तो उनके मुख्य लोगों को, पदाधिकारियों को नामित करके इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस राजनीतिक साजिश के सबूत जुटा रही है, लेकिन छात्रों पर हुए जुल्म ने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर बरसने का मौका दे दिया है। प्रयागराज में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। कमाल है, कोई बात नहीं, यही युवा, उत्तर प्रदेश का युवा 10 मार्च को बताएगा वोट की चोट क्या होती है और यही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगा। सरकार को छात्रों की बात को सुननी चाहिए कि आखिर क्यों छात्र सड़क पर उतर के पटना में, इलाहाबाद में, हर जगह पे बात अपनी कर रहे हैं। ये तो तानाशाही रवैया है ना कि यदि छात्र अपनी बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो आप पुलिस की लाठियां चलाकर बर्बरता पूर्वक उनकी आवाज को दबा दीजिए। यूपी से बिहार तक छात्र भड़के हुए हैं और इसकी वजह है रेलवे की भर्ती परीक्षा के नियम, जिसे लेकर ये तलवार खींची है। तो यूपी से बिहार तक छात्रों के गुस्से का उबाल आपने हमारी इस रिपोर्ट में देख लिया, लेकिन गुस्सा भड़का क्यों है इसे समझिए। इसके लिए आपको रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की परीक्षा, जिसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, कमर्शियल क्लर्क ऐसे दर्जनों पदों की भर्ती होती है और इसके कुछ पदों के लिए इंटरमीडिएट और कुछ के लिए ग्रेजुएट होना आपको जरूरी होता है। रेलवे की ग्रुप सी की नौकरी का नोटिफिकेशन 2019 में आया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रेलवे अब तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। करोड़ों छात्रों का भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। 2019 में सरकार ने 35,281 पदों के लिए भर्ती निकाली। इसके लिए 1 करोड़ 26 लाख आवेदन आए और अब पहली स्टेज के नतीजे में करीब 7,05,000 छात्रों को सफल घोषित किया गया। वैसे तो छात्रों की कई शिकायतें हैं, लेकिन असल पेच जो है वो नौकरी के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन और फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट है और इसीलिए ये विवाद जो है अब उसकी जड़ को पकड़ने की आप कोशिश कीजिए। विवाद का पहला मुद्दा है फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट, जिसमें नियमों के मुताबिक कुल पदों के 20 गुना छात्र क्वालिफाई होने चाहिए। कुल पदों के पहली परीक्षा जो हुई वो सभी पदों के लिए कॉमन थी, जबकि अब सेकेंड स्टेज की जो परीक्षा है उसके पदों के हिसाब से अलग अलग वो परीक्षा होने वाली है। ज्यादातर छात्रों ने एक से ज्यादा पदों के लिए अप्लाई किया है, जिसमें बहुत से छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई हो भी गए हैं। फर्स्ट स्टेज के इम्तिहान में ये क्वालिफाई हुए हैं। रेलवे दूसरे स्टेज के लिए जो छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई किए हैं उनकी गिनती हर पद में कर रही है और इसी तरह एक ही छात्र अगर 3 पद के लिए क्वालिफाई हुआ तो उसे 3 सफल अभ्यर्थी माना जा रहा है, तो पद भर गए। छात्रों का कहना है कि एक सफल छात्र एक ही पद लेगा। हर पद में अलग अलग गिनती होने से क्या होगा, उस एक ही छात्र की छात्रों को सेकेंड स्टेज में एंट्री मिल रही है। जैसा हमने आपको बताया, नियमों के मुताबिक कुल पदों के 20 गुना छात्रों को सेकेंड स्टेज में एंट्री मिलनी चाहिए,
लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ 11 गुना छात्र ही सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक छात्र बहुत सारे पदों के लिए एक साथ अप्लाई करना है। इसे लेकर छात्र और रेलवे अब आमने सामने हैं और उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। उनको सुनिए। इन्होंने बदलाव किया हुआ है सर, बदलाव इस तरीके से किए हुए हैं जैसे अभी जो पहले सर यही बदलाव इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने कहा तक हम 20 गुना बच्चों को देंगे रिजल्ट, जिसमें इन्होंने 20 गुने बच्चों को नहीं दिया रिजल्ट, इन्होंने 11 गुना दिया हुआ है। यूनिक नंबर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2, 3, 4 और 6 इन 4 जगह क्वालिफाई कर लिया तो उनको केवल 1 माना जाए। तो अब इसको मुद्दा केवल इतना है। अब यूनिक नंबर लेके कैसे 20 गुना वाला नोटिफिकेशन है उसको करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे विवाद के। अब दूसरे मुद्दे को आप समझिए। ये विवाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर। दरअसल एनटीपीसी के कई पदों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, जबकि कई पदों के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और ग्रेजुएट छात्र इंटरमीडिएट वाली नौकरी का आवेदन कर सकता है। रेलवे ने पहले स्टेज में सभी को कॉमन पेपर दिए गए। छात्रों का यह कहना है कि इससे इंटरमीडिएट की नौकरी पर ग्रेजुएट काबिज हो गया है, उनके लिए मुश्किल हो रही है। ये एक पेचीदा मुद्दा है। सरकार की दलील है कि यह कानूनी रूप से सही है, लेकिन छात्र और शिक्षा से जुड़े लोग इसे जायज नहीं मान रहे हैं। अब इसे समझिए। इन्होंने कहा था कि इसमें ग्रेजुएशन के भी बच्चे हैं और इंटर के भी बच्चे हैं, इन दोनों को एक साथ सर एग्जाम में बैठाया गया और दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया है। देखिए, एनटीपीसी का विवाद का कहेंगे ना तो उसने सबसे बड़ा गलती क्या किया, उसने एक एग्जाम लिया जिसमें ग्रेजुएशन के लड़कों को और प्लस इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ बैठा दिया और एक सिंगल क्वेश्चन पेपर दे दिया कि आप सॉल्व कीजिए। अब ये बताइए कि इसमें कौन आगे निकलेगा, ग्रेजुएशन वाले? और इनका कट ऑफ दिया है 82 नंबर और इनका कट ऑफ दिया है 90 में 96 नंबर, कहीं कहीं बोर्ड में 93 है। ये किसी को रोका नहीं जा सकता कि अगर ग्रेजुएट है तो वो इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में अप्लाई न करे, उस परीक्षा में न बैठे, ऐसा किसी को रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। आप दोनों मुद्दे समझ गए हैं। इन दो बड़े मुद्दों के साथ ही एक और मुद्दा है और वो है ग्रुप डी की भर्ती। पेचीदा है लेकिन हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। सरकार ने ग्रुप डी के लिए 2 स्टेज की परीक्षा कराने का ऐलान किया है। अब छात्रों का आरोप है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया तो भर्ती के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए। 2 स्टेज की परीक्षा पर भी छात्र ऐतराज उठा रहे हैं और ऐतराज कर रहे हैं। इस विवाद को लेकर सरकार की अपनी दलील है, लेकिन छात्र उससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3-3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो, तो लेटरल एंट्री कर दे रहे हो। जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में सिंगल स्टेज हो या डबल स्टेज एग्ज़ाम हो, देखिए उसमें 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स हैं। 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स का अगर यूनिफॉर्म एग्ज़ाम करना है तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कोई न कोई तरीका। लेकिन ये भी छात्रों ने मुद्दा उठाया है तो उस मुद्दे का भी हम ये कमेटी विचार करेगी। छात्रों और रेलवे के बीच विवाद के मुद्दे और भी हैं। फिलहाल सरकार रेलवे बोर्ड के अफसरों की एक कमेटी बनाकर छात्रों की शिकायतों के समाधान की कोशिश करेगी। तो साथ ही एनटीपीसी के दूसरे स्टेज की जो परीक्षा फरवरी महीने में होनी थी उसे भी टाल दिया गया है। कहा जा सकता है कि जिस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन साल 2019 में हुआ था वो साल 2022 में भी जारी ही रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन रहेंगे उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि वहां से खबरें बहुत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की यह खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को लुभाने के लिए आज दिल्ली में अमित शाह और 250 से ज्यादा जाट नेताओं की मुलाकात हुई। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी को अपने पक्ष में लाने पर भी बातचीत हुई। बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि जयंत चौधरी ने गलत घर को चुन लिया है, लेकिन खबर यह है कि जयंत चौधरी ने बीजेपी के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। ट्वीट करके कुछ देर पहले उन्होंने ये लिखा, न्योता मुझे नहीं उन 700 प्लस किसान परिवारों को दीजिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। बीजेपी के नेताओं ने यह भी दावा किया है कि अमित शाह ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के लिए भविष्य में बातचीत के दरवाजे खुले हैं, यानी पोस्ट पोल अलायंस के संकेत बीजेपी की तरफ से दिख रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज के लोग हैं लेकिन फिर भी वो दूसरी धारा में चले गए? सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना और
अब तो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, आगे देखेंगे क्या संभावनाएं हैं। क्या अमित शाह जी ने भी इसका कोई इशारा किया कि इलेक्शन के बाद वो आ सकते हैं आपके साथ? अगर जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से आते हैं, तो अगर उनके गणित सारे पासे ठीक नहीं बैठे तो वो अपने आप आएंगे। नहीं, उनका कहना ये था कि ये गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है, आम जनता में जो नीचे हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता, ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि आप लोगों से इशारा किया कि वो गलत रास्ते पर चले गए हैं? भविष्य में क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्य तो संभावनाओं का खेल है। जयंत चौधरी जी को ये कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपने भूल कर दी है, ऐतिहासिक भूल कर दी है, आपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा समझौता कर दिया है। ऐसे में या तो भविष्य में इस भूल को सुधार लेना, नहीं तो आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। उस संदर्भ में सहानुभूति पूर्वक माननीय अमित भाई शाह जी ने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं, हम उनके विरासत अगर हमारे साथ मिलकर के चलना चाहती तो हमारे दरवाजे खुले थे, भविष्य में भी कभी वो आना चाहेंगे तो हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वेस्टर्न यूपी में दरअसल दो फैक्टर्स बहुत मजबूती से इस वक्त उभर कर आ रहे हैं। एक तो मुस्लिम फैक्टर है और दूसरा जाट फैक्टर है। यूपी में पहले दौर की वोटिंग में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, 10 फरवरी को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीति के जो दावपेच खेले जा रहे हैं वो बड़े दिलचस्प है। पहला मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर 2 बड़े वोट बैंक से, जैसा मैं अभी जिक्र कर रही थी, जाट और मुसलमान। अमूमन ये दोनों वोट बैंक एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में ये ध्रुवीकरण साफ दिखा था। इस बार भी चुनाव में हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है और इसकी प्रयोगशाला बना है मुजफ्फरनगर। किस तरह के चुनाव प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं और मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर में इस बार का मूड क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को गौर से देखिए। यूपी चुनाव में एक बार फिर हिंदू मुसलमान होता नजर आ रहा है, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में। यहाँ पर पहले ही फेज में वोटिंग होनी है कि मुजफ्फरनगर इस वक्त हिंदू मुस्लिम वोटों की प्रयोगशाला बना हुआ है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए यहाँ की आबादी के समीकरण को समझना होगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर की कुल आबादी करीब 28 लाख है। इनमें 53% संख्या पुरुषों की है, जबकि महिलाओं की संख्या 47% है। अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में उनकी संख्या करीब 41% है। दरअसल मुजफ्फरनगर को प्रयोगशाला बीजेपी की क्यों कहा जाता है, उसके कई कारण हैं। पहला ये कि 2013 के दंगों के बाद 2014 से बीजेपी ने यहाँ हार नहीं देखी। 2017 में तो आंकड़े ऐसे थे कि 6 की 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, और आंकड़े भी यानी कि वोटिंग परसेंटेज में 35% से नीचे 6 सीटों में कहीं नहीं आया था। यानी कि बीजेपी ने 35% से ज्यादा वोट हर सीट पर लगभग हासिल किए, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक था। बीजेपी की प्रयोगशाला में अब समाजवादी भी कूद पड़ी है। बिल्कुल, ये मुस्लिम को वोट बैंक का तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका कभी कोई भला समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, और कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्हें उनसे वोट लेते हैं लगातार। ये बात तो साफ है कि यहाँ से बीजेपी किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी, क्योंकि जाट वोटों के खोने का डर है। लेकिन हैरानी यह है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जनता में कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है विपक्ष के जो लोग हैं ना, उसे इस मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों के आधार पर दे रहा हूँ, असफल होंगे। 100% हमारा मुस्लिम मतदाता गठबंधन के साथ खड़ा है। मुजफ्फरनगर प्रयोगशाला जरूर है, ये गठबंधन की प्रयोगशाला है, भाईचारे की प्रयोगशाला है। हालांकि कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीएसपी ने यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। लीडरशिप को ख़त्म करने की नीयत, क्योंकि जो आज मुस्लिम जो खड़ा होता था समाजवादी के साथ प्लेटफॉर्म पे, कि आज वो तस्वीर साफ हो गई है बिल्कुल कि बीजेपी और समाजवादी दोनों एक ही रुख का पहलू हैं। जो हमारे मुस्लिम लीडरान कहे जाते थे, उनके साथ जो अनदेखी की गई तो उसकी कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ हैं। तो इस वक्त जो है वो समाजवादी जो है वो आरएसएस के हाथों में चल रही है, और उसी की बिना पर टिकटों के बंटवारे भी किए गए। एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है कि यहाँ के जो निवासी हैं, खासकर मुसलमान, वो इस पूरे मामले पर क्या सोच रखते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा जिस तरह चुनाव में बनता दिख रहा है, उस पर उनकी राय क्या है। जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं
हम लोगों को हमेशा पीछे रखा गया है। मैं चाहता हूं कि मुस्लिम लीडरशिप उभरनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। हिंदू और मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है मुजफ्फरनगर में। यहाँ पे भाजपा से सबके सब इतने ज़्यादा परेशान हैं। मुसलमानों की कोई बात करता है तो बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। दरअसल पिछली बार मुजफ्फरनगर के दंगों ने बीजेपी को जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। ठीक उसी तरह से इस बार लगातार हो रहे किसान आंदोलन ने एसपी और आरएलडी को संजीवनी देने का काम किया है। 5 सितंबर 2021 को यहाँ पर महापंचायत भी हुई, जिसके बाद लगा कि अब बागडोर बदल रही है। लेकिन वहीं एक और जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ लगातार उम्मीदवारों की संख्या कम होती चली गई, तो वहीं अब बीजेपी का मानना है कि उसकी प्रयोगशाला में घुसकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों उसी के आधार पर उसी के जीत के फॉर्मूले को अब अपने प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक और मुस्लिम हिंदू कार्ड पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। वहीं खासकर विपक्ष किसान कार्ड पर ज्यादा जोर लगा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों को लगता है कि किसानों की सरकार से नाराजगी उन्हें फायदा देगी। किसान नेताओं के बयानों से एसपी और आरएलडी को उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही है। और 7 दिन तो जिसको जहाँ से फायदा होता है तो वो कैंडिडेट उसको उतारता है, उतार लेने दो, उससे क्या फर्क पड़े। यहाँ तो सब किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, वे हैं। बीजेपी कहती है सब किसान हमारे साथ हैं। हाँ तो होंगे उनके साथ। आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच के जहाँ पे वोट देना चाहता हो दे लगाओ, हम क्या मना कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में मुजफ्फरनगर की तस्वीर बदल गई है। कहीं इसे दंगों के लिए जाना जाता है तो कहीं किसान आंदोलन के लिए। भले ही वो टिकैत का परिवार हो, आरएलडी हो या फिर खुद संजीव बलियान के लगातार देने वाले बयान, जिनके आधार पर यहाँ की राजनीति गर्माती रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस ठंड के मौसम में भी मुजफ्फरनगर ही है जो अपनी प्रयोगशाला को लगातार उसी तरह से एक केमिकल फॉर्मूला की तरह जिंदा रखे हुए है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी। आज राजपथ पर पूरी दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की ताकत देखी और इसकी रक्षा करने वाली 3 सेनाओं का शौर्य देखा। फ्रांस से लिया रफाल देखा, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत देखा, लेकिन भविष्य की एक बड़ी ताकत यहाँ नहीं दिखाई गई। उसका प्रदर्शन किया जाएगा 29 जनवरी की शाम, जब गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ हो रहा होगा। तब दुनिया देखेगी कि भविष्य की जंग के लिए भारत की ये नई तैयारी है क्या, ये कितनी शक्तिशाली है, कितनी हाईटेक है और किस तरह ये फ्यूचर वॉर्स का रुख मोड़ सकती है। इस दिन 1000 ड्रोन एक साथ मिलकर दिखाएंगे कि स्वॉर्म ड्रोन्स की तकनीक में भारत पहुंचा कहां है। राष्ट्रपति भवन के पास आसमान में ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये बेहद खास तस्वीरें हैं क्योंकि इन्हें ड्रोन के जरिए बनाया गया है। तस्वीरें इसीलिए हैरान करने वाली हैं क्योंकि 1000 ड्रोन्स ने एक साथ मिलकर इस हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम दिया है। इस तकनीक को स्वॉर्म ड्रोन तकनीक कहा जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार ये स्वॉर्म ड्रोन्स भी हिस्सा ले रहे हैं। 1000 ड्रोन्स एक साथ मिलकर 29 जनवरी की बीटिंग द रिट्रीट को हाईटेक बनाएंगे। सबसे खास बात यह है कि स्वॉर्म ड्रोन्स मेड इन इंडिया हैं। फिलहाल तो ये लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्षमताएं इससे कहीं ज्यादा हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स की तकनीक भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। मौजूदा कॉम्बैट ड्रोन्स की क्षमताओं के मुकाबले इसकी क्षमता कहीं ज्यादा होने वाली है। फिलहाल ड्रोन्स किस तरह जंग के मैदान में भारी तबाही मचा रहे हैं, इसका उदाहरण दुनिया अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में देख रही है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अजरबैजान ने अपने ड्रोन्स के जरिए आर्मेनिया को लड़ाई में हरा दिया। सुसाइड ड्रोन्स की मदद से उसने आर्मेनिया के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल सिस्टम्स को तबाह कर दिया। एक तरह से ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उन्हें जंग में हार का सामना करना पड़ा। वैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं पिछले कई सालों से कर रही हैं। ऐसे कई काम हैं जहां पर किसी इंसान को भेजना खतरनाक हो सकता है, वहां पर ये ड्रोन्स बेहद आसानी से काम को अंजाम दे देते हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी सेना ने अपने कॉम्बैट ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। हालांकि ड्रोन्स सिर्फ हमला करने के लिए ही नहीं होते हैं। दुनिया भर की सेनाएं अलग अलग कामों के लिए खास तौर से बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें मुख्य तौर पर अटैक ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स, रिकॉन ड्रोन्स, स्पाई ड्रोन्स, जीपीएस ड्रोन्स और टैक्टिकल ड्रोन्स शामिल हैं। लेकिन ड्रोन वॉरफेयर की तकनीक स्वॉर्म ड्रोन्स के आने के बाद बिल्कुल बदल जाने वाली है, क्योंकि इनमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। एआई की वजह से ये इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमला कब करना है, कहां करना है और कैसे करना है, इसका फैसला खुद ड्रोन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन स्वॉर्म ड्रोन्स को बहुत ज्यादा समझदार बना देगी। धीरे धीरे ये इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि खुद ही खतरे को भांप लेंगे। ये पता लगा लेंगे कि खतरा कितना बड़ा है और हालात के हिसाब से किस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी है। इसका फैसला भी स्वॉर्म ड्रोन्स खुद ही कर सकेंगे। भविष्य में ये तकनीक इतनी ज्यादा हाईटेक हो जाएगी कि आतंकियों की पहचान करनी हो, अपराधियों को मौका वारदात पर ही घेर लेना हो या फिर इनका एनकाउंटर करना हो, ये सारे काम ये खुद ब खुद कर लेंगे। सुनने में ये बातें आपको फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन आने वाले कुछ साल में ये मुमकिन होने वाला है। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल सहित भारत और दुनिया के कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिलिट्री ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिनके जरिए नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकेगा। अभी तो कुछ 100 या कुछ हजार ड्रोन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या एक साथ मिलकर काम करने वाली लाखों हो सकती है। युद्ध के बड़े से बड़े मैदान में एक साथ लाखों स्वॉर्म ड्रोन्स मिलकर तबाही मचा सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स को क्यों भविष्य का हाईटेक वेपन सिस्टम कहा जाता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि स्वॉर्म ड्रोन्स आखिर होते क्या हैं। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों ड्रोन्स मिलकर काम करते हैं। सैकड़ों की संख्या में मिलकर मिशन को अंजाम देना ही ड्रोन स्वॉर्मिंग कही जाती है। इसमें मदर ड्रोन के जरिए सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है। छोटे छोटे सैकड़ों ड्रोन्स कई टारगेट्स पर एक साथ हमला करने में सक्षम होते हैं। ज्यादा संख्या में होने की वजह से एयर डिफेंस या एंटी एयरक्राफ्ट गन इन पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकती है। इसीलिए भारतीय सेना भी स्वॉर्म ड्रोन तकनीक पर बेहद तेजी से काम कर रही है। फिलहाल भारतीय सेना कई तरह के ड्रोन्स ऑपरेट कर रही है। अभी हाल ही में लद्दाख में भी देखा गया है कि चीनी सेना के मूवमेंट्स के लिए ड्रोन्स की तैनाती वहां की गई थी। भारतीय सेना में इस वक्त इजराइल से लिए गए कई ड्रोन्स काम कर रहे हैं। इसमें हेरॉन सर्चर, हार्पी और हेरॉप जैसे ड्रोन हैं। इसके साथ ही भारत खुद रुस्तम, घातक और स्विच जैसे ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो भविष्य में भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले हैं। और अब बात पद्म पुरस्कारों पर हो रही राजनीति की। वैसे तो ये राजनीति हर साल होती है, लेकिन इस बार के पद्म पुरस्कारों ने कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक को एक बार फिर से देश के सामने रख दिया है। वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। इस तरह देश के सर्वोच्च सम्मान पर फिर से विवाद छिड़ गया है। आप भी नजर डाल लीजिए। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट पर हर साल ही विवाद होता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरह का विवाद हो गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान हुआ, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि बुद्धदेव ये पुरस्कार नहीं लेंगे। उनकी तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया। मुझे पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पद्म भूषण दिया गया है तो मैं इसे लेने से इनकार करता हूं। सीपीएम की ओर से जारी एक बयान में भी कहा गया है कि सीपीएम शुरू से ही ऐसे पुरस्कार ठुकराती रही है। उनका कहना है कि हमारा काम लोगों के लिए है, अवार्ड के लिए नहीं। इससे पहले ईएमएस नंबूद्रीपाद ने भी अवार्ड लेने से मना कर दिया था। लेकिन सियासत सिर्फ बुद्धदेव के पुरस्कार पर नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को मिले पद्म भूषण के पीछे भी सियासत हो रही है। इस पर सबसे पहले कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए, ट्वीट किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण से इनकार वाली खबर को कोट करते हुए जयराम रमेश ने लिखा, ऐसा करना सही था। वो आजाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं। जाहिर तौर पर ये निशाना गुलाम नबी आजाद पर था, जिन्हें पद्म भूषण देने का ऐलान हुआ है। और जयराम रमेश के इस ट्वीट ने ये भी दिखा दिया कि कांग्रेस के नेता आपस में किस हद तक भिड़े हुए हैं।
लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को बधाई दी, जिसमें सबसे पहले शशि थरूर थे, जिन्होंने ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई। इस तरफ के लोगों की सार्वजनिक सेवा को दूसरी तरफ की सरकार द्वारा पहचान देना अच्छा है। उधर कपिल सिब्बल ने भी गुलाम नबी आजाद को बधाई दी, लिखा, भाईजान मुबारक हो। ये विडंबना है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को पहचान रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, शायद उनके मन में गुलाम नबी की तारीफ में प्रधानमंत्री मोदी के कहे ये शब्द होंगे। पिछले साल राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल के आखिरी दिन पीएम मोदी बहुत भावुक हो गए थे। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सत्ता में बैठी पार्टी की विचारधारा के धुर विरोधी विपक्ष के एक नेता को ये सम्मान दिया जा रहा हो। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को साल 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तब केंद्र में प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।